चलो फिर हम अगला सवाल देखते हैं। कल 2 सवाल लगाए थे ना, तीसरा सवाल। सर यदि कोई उत्तल दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तुम्हारे नोट्स में ये सवाल लगे हुए हैं, वही हम पहले लगवा रहे हैं। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, सवाल को पढ़ो पहले, उसमें क्या लिखा है। वस्तु जो है वो कहां पर रखी है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी वस्तु की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी को क्या चिन्ह बनाते हैं? यू। वस्तु की दूरी जो होगी वो यू 40 सेंटीमीटर है, और यू का मान हमेशा माइनस में होता है। तो यू बराबर हो गया -40 सेंटीमीटर। ठीक, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है? 10 सेंटीमीटर पर। यानी ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? वी। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये दर्पण कौन सा है? उत्तल। उत्तल दर्पण तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी दर्पण के पीछे बनते हैं, आभासी बनते हैं। जैसे ये उत्तल दर्पण है तो इधर से वस्तु रखी हुई है कोई, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इधर बनेगा। और यहां से हम दूरी इधर से इधर की माइनस होती है, और इधर से इधर की क्या होती है? प्लस होती है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होगी, तो यहां पर इसको हम +10 लिखेंगे। ठीक, तो वस्तु की दूरी मालूम है और प्रतिबिंब की दूरी मालूम है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। यहां पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और तुम्हें यह भी मालूम है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए तुम्हारा उत्तर जो है वो धनात्मक ही आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। अब देखो सवाल लगाते हैं क्या होता है। एफ का मान ज्ञात करना है, और दर्पण कौन सा है? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। तो क्या होगा? हाँ, सूत्र क्या होगा हमारा? हल। सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v। दर्पण है तो प्लस 1/u, ये सूत्र होगा। लेंस होता तो यहां पर माइनस लगता। ठीक, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो ये दर्पण में ये चिन्ह प्लस का रहता है v और u के बीच में। तो 1/f का मान तो हमें निकालना है। 1/v का मान कितना दिया है? 10। तो अब यहां +10 लिखो चाहे ना लिखो। प्लस 1/u का मान क्या है? -40। ठीक, 1/f बराबर, अब ये माइनस और प्लस की दोनों की क्या होगी? गुणा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ये माइनस। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उनकी गुणा हमेशा माइनस होती है। तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/40। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/f बराबर आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, और 40 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10 चौक 40, 4 आएगा। 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, माइनस 40 को 40 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से ऊपर वाली संख्या 1 को गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। तो 1/f बराबर आ गया, 4 में से 1 घटाओ 3, 3/40। ठीक, अब तिरछी गुणा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो, तिरछी गुणा करो या इसको उलट दो, तो f बराबर हो जाएगा 40/3। अब f का मान निकालने में इसको भाग कर लो, 3 एकम 3 बचा 1, 0 मिलाया 10 हुए, 3 तिहाई 9, फिर 0 बढ़ाया 3 तिहाई 9, बस यही आता रहेगा। इतने सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर धनात्मक आया कि नहीं आया? ऋण तो आया नहीं, यहाँ पर माइनस तो आया नहीं। यस सर। तो ये सही है। एफ बराबर क्या आता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से उत्तर लिखना जरूरी है। आंसर ठीक, समझ में आया? यस सर।
पहले हम क्या करते हैं, जो जो सामान हमें सवाल में दिया हुआ होता है उस सबको हम एक जगह लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि क्या दिया है, u दिया है, वस्तु की दूरी दी है यानी u बराबर ये हो गया, प्रतिबिंब की दूरी दी है यानी v बराबर ये हो गया, और कुछ दिया नहीं, कहा गया फोकस दूरी निकालनी, तो फोकस दूरी के आगे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब u v f से निकालने वाला सूत्र यही होगा, तो इसी सूत्र में रख दिया मान सकते। और बस एक बात तुम्हें ध्यान रखने की, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे कुछ भी हो, u का मान कभी भी धनात्मक नहीं होगा, ये हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाएगा। ठीक, तो ये सवाल देख रहे हो, समझ में आया अयान? सर। जी सर। समझ में तब आएगा जब गुणा भाग करनी आती होगी, गुणा भाग करनी नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएगा। एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद फिर भाग करना, फिर उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना, कल समझाया था। इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, ये होगा, फिर एलसीएम को पहली भिन्न के हर से भाग करते हैं। हर क्या होता है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है। हर से भाग करते हैं तो जो उत्तर आता है उसको फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। फिर वही काम यहाँ करते हैं, एलसीएम को हम इस हर से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से ये भिन्नों का हल किया जाता है। ठीक, हाँ। ये आपने उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की है। अच्छा, 10 यहाँ लिख गए धोखे में। कितना है ये? 13.33 13.33 सेंटीमीटर होगी। ठीक, यस सर। फिर उसके बाद अगला सवाल देखो, एक और है, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं? h। ठीक, या इसको I और O भी कहते हैं। वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को इसको h भी कहते हैं, या पहले की किताबों में इसको कहा जाता था O, इसलिए O भी सही है इसकी जगह पर। ठीक, तो h का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमने तुमको बताया था जैसे कि ये मुख्य अक्ष है, इस पर वस्तु रखी गई है, तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई का मतलब ये दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये दूरी, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कहलाएगी वस्तु की लंबाई। ये कितनी है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। अब देखो नीचे से ऊपर की ओर ली जा रही, तो ये कैसी होगी? धनात्मक होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होगी। ठीक, इतने सेंटीमीटर। और यदि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है, यानी इसको हम कहते हैं h डैश। पहले की किताबों में कहा जाता है इसको I मतलब इमेज, तो हमने पहले तुम्हारे नोट्स में O और I लिख रखा है। तो ये हो गई। तो देखो, चूंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वो सब वास्तविक होते हैं, तो इसलिए ये होगी। और वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर ही की तरफ बनेगा। यस सर। क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा। अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा होता तो वास्तविक भी हो सकता था और आभासी भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, क्योंकि ये वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब छोटा हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये होगा ऋणात्मक। तो ये हो गई माइनस में, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जब दूरी नापी जाती है तो वो माइनस में होती है। ठीक, तो जब यहाँ से यहाँ की दूरी नापते हैं तो ये माइनस में आती है। यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं तो प्लस में, यहाँ से नीचे जाते हैं तो माइनस में। उल्टे प्रतिबिंब, सभी उल्टे प्रतिबिंबों की जो दूरी होगी वो सदैव माइनस में ही होगी। तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात करो। m का मान तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक, तो सूत्र क्या होता है आवर्धन निकालने का? m बराबर होता है h डैश बटे h। ये तुमने पढ़ा है? यस तो सर। m बराबर हो गया h डैश कितना है? -10, और h कितना है? +20। तो
उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो उत्तर माइनस में ही आएगा। और 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी -1/2, -1/2। तो उसका आवर्धन कितना आ गया, तो बहुत छोटा सा सवाल था, उत्तर हो गया इसका अतः अवतल दर्पण था ना, हाँ अवतल दर्पण। अतः अवतल दर्पण का आवर्धन -1/2 होगा। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, एक बेटे 2 सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अनुपात है। ऊपर भी सेंटीमीटर होगा, नीचे भी सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस प्रकार से ये आवर्धन ज्ञात किया जाता है। अब कब, जब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दी हुई है तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर यहाँ पर वस्तु की लंबाई न दे करके वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी होती तो हम ये सूत्र लगाते m बराबर -v/u। अगर यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी होती किसी दर्पण में तो हम ये वाला सूत्र लगाते। एक दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र ये भी होता है m बराबर -v/u। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब 5वां सवाल है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश होते हैं। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा, किरण जो ऊपर वाला माध्यम 1 मान लो, नीचे वाला माध्यम 2 मान लो, तो ये हो गया तुम्हारा विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तो अब क्या होगा, किरण करीब आएगी, अगर सीधे जाएगी तो ये रास्ता होगा, लेकिन सीधे ना जा करके ये इधर झुक जाएगी तो ये कोण बनेगा। तो ये कोण आई है और ये कोण आर है। तो यहां पर आपतन कोण कितना है, आपतन कोण आई बराबर दिया है 45 अंश और अपवर्तन कोण आर बराबर दिया है कितना है, 30 अंश। यस सर। ये कोण है 30 अंश, यानी ये वाला कोण 45 अंश है और ये वाला कोण जो है वो 30 अंश है। तो विरल सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक, तो अपवर्तनांक कैसे निकलता है, n बराबर क्या होता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, हाँ साइन आई बटे साइन आर। यस सर। साइन आर, तो n बराबर हो गया, और ये n किसका होगा, दूसरे माध्यम का, तो यहां लिखेंगे 2, यहां लिख देंगे 1। चित्र हमने जो बनाया, चित्र के हिसाब से हमारा 2 वाला क्या है, सघन माध्यम है, 1 वाला क्या है, विरल माध्यम है। तो अपवर्तनांक किसका होता है, सदैव दूसरे माध्यम का होता है। तो अपवर्तनांक जिसका होता है वो संख्या इधर लिखते हैं और जिसकी तुलना में निकाल रहे हैं वो इधर लिखते हैं। तो अपवर्तनांक किसका हुआ, 2। तो ये साइन आई का मतलब हो गया, साइन आई का मान कितना है, 45 अंश बटे साइन 30 अंश। और साइन 45 का मान होता है, अभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा, √2 और 1/√2। और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो अब ये क्या होगा, देखो जब बटे का बटा होता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो ये संख्या क्या होगी, इसके साथ गुणा हो जाएगी और ये वाली संख्या इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/√2 गुणे ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/1। तो अब इसको काटोगे कैसे, यहां पर हम 2 को लिख सकते हैं, 2 की जगह पर लिख सकते हैं √2 गुणे √2। किसी भी संख्या को हम अंडर रूट लगा करके 2 बार गुणा कर दें तो वो वही संख्या के बराबर हो जाती है। जैसे अगर 5 लिखना है तो 5 की जगह पर हम लिख सकते हैं √5 गुणे √5। अगर इसकी हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 लिखना आएगा तो 3 को हम ऐसे भी जरूरत पड़ने पर, जैसी जरूरत हो, √3 गुणे √3 कर सकते हैं। तो √3 और √3 की गुणा क्या होती है, 3 होती है। √5 की गुणा 5 होती है। उसी प्रकार से
√2 और √2 की गुणा क्या हो जाएगी 2, तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे √2 गुणे √2, क्योंकि हमें √2 की जरूरत है, तो √2 कट जाएगा एक, ये वाला √2 एक कट गया। अब क्या बचा, ये √2 बचा, ये एक बचा और ये केवल एक बचा, तो उत्तर कितना बचेगा, तो ये उत्तर आ जाएगा केवल √2, और √2 का मान निकालें तो आता है 1.41। ठीक, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा √2, यानी 1.41 इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1.41 होगा। ठीक, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, हाँ सर जी यहाँ पे साइन 45 के बजाय साइन 50 हो तो सर जी क्या निकलेगा? है? सही देखो जो कोण तुम्हें जो सुनो सुनो, देखो कोण तो सब होते हैं और सभी के मान होते हैं और उसके लिए एक बड़ी सी टेबल होती है, लेकिन सामान्य रूप से जो तुम्हें कोण दिए जाएंगे जो वो या तो होंगे 30 अंश के, या 45 का, या 60 का, या 90 का, ये 4 ही कोण तुम्हें दिए जाएंगे बस। यस सर। ठीक, इसके अलावा कोई कोण तुम्हें और नहीं दिया जाएगा। तो 30, 45, 60 और 90 इन्हीं 4 के मान, और जीरो भी एक दिया जा सकता है, तो 0, 30, 45, 60, 90 बस इतने ही मान तुमको दिए जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारे पास 9वीं की और हाई स्कूल की गणित में इतना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। सर जी तो वो तुम आगे पढ़ोगे, पहले हुआ करती थी, पहले बहुत ज्यादा थी ट्रिग्नोमेट्री में, टेबल भी यूज करनी होती थी, लेकिन अब उतना नहीं है, अब केवल बस इतना ही कोण बचे हैं। यस सर। सर जी ये 1/√2 ही आएगा सर जी। 1/√2, हाँ इसका मान 1/√2 ही होता है। अभी हम तुमको बता देते हैं, देखो हम तुमको सारे मान बता देते हैं, इन चारों कोणों के मान बता देते हैं। एक छोटी सी टेबल बना लो, देखो हम 2 ही हिस्सों में टेबल 2 ही बना देते हैं केवल, 0, 30, 45, 60 और 90। देखो ये साइन, ये टेबल बना लेना अलग, कहीं याद, इसको याद रखना, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। साइन और कॉस, इन 2 के मान की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक, पिछले साल तुम सवाल लगाए थे बल्ब विस्थापन करके, तो वहां पर f×t cos थीटा लगाते थे ना, कार्य निकालने के लिए, कार्य के परिभाषा में, कार्य के सूत्र में। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये तुम रट लो, बस याद कर लो भी ऐसे ही। ठीक, और कॉस का लिखना है अगर, तो ये संकेत, तो यही गिनती उल्टी करके लिख दो, पहले एक इधर लिखा है तो एक यहाँ लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर ये वाला 1/2 लिख दो, फिर ये वाला 0 लिख दो। तो साइन और कॉस के मान ये हो गए। साइन, जैसे साइन 60 का मान तुम्हें देखना है, तो साइन की लाइन में 60 अंश के नीचे देखो क्या लिखा है, √3/2। कॉस 60 है तो कॉस 60, कॉस की लाइन ये वाली पूरी है, तो इसके सामने 60 के नीचे देखो क्या लिखा है 1/2, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो ये सारणी तुम अपना फिलहाल इतनी याद रखो, इतने तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, और कोण जो तुम्हें दिए जाएंगे वो इतने ही दिए जाएंगे साथ साथ। यस सर। मान बीच पे कोणों के भी होते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी सारणी है, वो कम से कम 4-5 पेज की, 6 पेज की सारणी होती है पूरी, उसमें हर कोण का मान दिया होता है, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब हर कोण का मान दिया होता है उसमें, तो वो दशमलव में करके निकलता है, तो वो अभी तुम्हारे सिलेबस के बाहर है, तुम उतना समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें जो कोण दिए जाएंगे वो यही 4 कोण दिए जाएंगे बस, 4-5 कोण जो है ये सवाल में। ठीक है,
तो तुम अपने इतना ही सही, तुम्हारा काम चल जाएगा। सर 45 तो डिग्री ये का मान सब, दोनों में वही रहेगा। हाँ 45 डिग्री का मान दोनों में वही रहता है। ऐसे ही देखो, केवल साइन कॉस ही नहीं होते हैं, टैन भी होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है और एक कोसेक होता है। कुल 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। तो इन 6 की जरूरत तुम्हें नहीं, तुम्हें सिर्फ अभी नहीं 2 की जरूरत है फिजिक्स में तुम्हें ज्यादातर, और आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी गणित में तुम पढ़ोगे भी ये सब। फिलहाल अभी तुम्हें इतनी ही जरूरत है बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। साइन और कॉस की जरूरत है बस केवल। ठीक। यस सर। नहीं सर। नहीं, हम बताएं कहां पे समझ में नहीं आया। जब हमने ये लिखा था 1/√2/1/2, इसको हल करना समझ में आया। दो भिन्नों का हल कैसे किया जाता है। दो भिन्नें जब बटा में लिखी हो, देखो तुम्हारी मुख्य बटे की मुख्य लाइन ये है, ये पूरा है अंश और ये पूरा हो गया हर। लेकिन यहां पर अंश और हर में भी अंश और हर है। ठीक। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि इन दोनों को भाग करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले ऊपर वाली संख्या लिख लो यहां पर 1/√2। ठीक। फिर अब ये भाग है ना, तो इस गिनती को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग लगा दें यहां पर और यहां कर दें 1/2। इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे का मतलब होता है भाग। हम बटा ना लिखें तो वहां पर भाग का चिन्ह लगा करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। ये सब बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। तो अब यहां पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या तो ऐसे ही रहने दी जाती है, इस भाग की जगह पर गुणा बना दिया जाता है और इस वाली संख्या को उल्टा कर दिया जाता है, यानी 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। समझ में आया। तो भिन्नों में अगर अंश और हर में भिन्न होती तो वो ऐसे भाग किए जाते हैं। ये हो जाएगा 1/√2, ये तो ऐसे ही रहेगा। और 2 को हमने बताया तो मैं 2 बार अंडर रूट के अंदर करके लिख के गुणा कर लेते हैं ऐसे करके। तो 1 2 1 2 कट गया, बराबर आ गया √2। √2 को 1 से गुणा करेंगे, √2 आएगा। 1 को यहाँ क्या हो गया, 1 आ गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं कोई। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हल होगा। तो अगर जब भी कभी पर ऐसा है तो उसको भाग लगा करके ऐसे लिख दो, ऊपर वाली संख्या भाग लगा के नीचे वाली संख्या, फिर भाग को गुणा बना दो और बाद वाली संख्या को उल्टा कर दो। यस सर, ऐसे कर लेंगे। फिर उसको हल कर लो बस। ठीक है। तो ऐसे बनता है इस छठवां सवाल है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 और 1/2 है। वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का। ठीक। नंबर 6, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी n। जल का अपवर्तनांक क्या कहेंगे, W। किसके सापेक्ष, वायु के यानी एयर। समझ में आई ये बात। आयुष समझ में आई। यस सर। जो इधर लिखते हैं उसका अपवर्तनांक होता है, तो जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक। ये कितना है, 1/3। ठीक। और वायु के ही सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी n कांच, जी माने ग्लास, कांच। तो और किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। ये बराबर कितना है, 1/2। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष ज्ञात करो। ये तुम्हें ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक। तो इसका सूत्र होगा NWG। ये बराबर होगा N
W एयर बटे N ग्लास एयर। तो ये इस प्रकार से होगा। तो ये बराबर हो जाएगा, ये मान कितना है 1/3 और ये मान कितना है 1/2। अब इसको हल करो तो फिर वही आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, 1/3 भाग 1/2 बराबर 1/3 गुणे 2/1, दोनों की गुणा कर लो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 2 एकम 2 3 एकम 3, तो ये आ गया 2/3। तो ये आ गया Ng2W बराबर 2/3। यहाँ पर भी इसका कोई इसकी इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये भी एक अनुपात है, इस वजह से इसकी भी कोई इकाई। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा वो 2/3 होगा। ठीक। यस सर। फिर 7वां सवाल। 2 सेंटीमीटर की वस्तु के सामने अवतल लेंस से, अब यहां पर लेंस का सवाल है, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सवाल समझो, 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी यहां पर दिया है तुम्हें h बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई सदैव प्लस होगी। और ये वस्तु कितनी दूर रखी है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u बराबर है -12 सेंटीमीटर। u का मान सदैव माइनस में होता है। ठीक, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी को हम कहते हैं u, यानी u बराबर हो गया -12 सेंटीमीटर। ठीक, और 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई यानी h हो गई, वस्तु की लंबाई हो गई। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v, प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं v, तो v बराबर कितनी दी है, यह है क्या चीज, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है। अब ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अवतल लेंस में जैसे ये f2 था इसका, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, हमेशा ये यहीं पर बनता है, और इधर वस्तु रखी है कहीं, तो क्या होता है प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही तरफ होते हैं, यानी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी ऋणात्मक होती है और प्रतिबिंब की दूरी वो भी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर v का मान हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो v का मान हो जाएगा -6। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यानी h डैश का मान तुमको निकालना है। ठीक, और ये दिया है अवतल लेंस। तो अब लंबाई वगैरह सब हम किस सूत्र में इस्तेमाल करते हैं, आवर्धन वाले में। ठीक, तो देखो लेंस का आवर्धन जो होता है यहाँ m बराबर क्या होता है h डैश बटे h, और यही बराबर होता है लेंस के लिए v बटे u। हमने लेंस आवर्धन के 2 सूत्र बताए हैं, अगर लंबाई मालूम हो तो ये वाला सूत्र, और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो तो ये वाला सूत्र। ठीक, ये भी आवर्धन है और ये भी आवर्धन है, तो अगर हम m को यहां से हटा दें तो ये दोनों भी बराबर ही है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। यस सर। तो हम यहाँ पर सूत्र केवल ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी m के बराबर है और ये भी m के बराबर है, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर h मालूम है, h डैश निकालना है, u मालूम है, v मालूम है, तो हमको ये चीज निकालनी है, बाकी ये तीनों चीजें हमको मालूम हो, तो इन सबके मान रख देंगे हम और हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर h डैश का मान हमको निकालना है,
तो एच डैश ही लिखा रहने देंगे। एच का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर वी का मान दिया है -6 और यू का मान दिया है -12। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तिरछी गुणा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, एच डैश बराबर आ जाएगा 2/2, ये भी कट जाएगा। तो एच डैश बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये कैसा आया? धनात्मक आया, प्लस में आया ना ये, यस क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए। अब तो सारी संख्या क्या, और कोई संख्या तो माइनस में है नहीं, तो ये आया 1 सेंटीमीटर। अब धनात्मक आया, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक मानी जाती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक। माइनस में होती है। क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में आई है, इसलिए ये प्रतिबिंब सीधा होगा। अगर ये माइनस में आती तो ये प्रतिबिंब उल्टा कहा जाता। तो यहाँ पर हम उत्तर क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी तथा यह प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और सीधे प्रतिबिंब सब आभासी होते हैं। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। ठीक, आभासी तथा सीधा होगा। समझ आया? देखो भाई, चिन्हों का ध्यान रखना तुम्हें बहुत जरूरी है। चिन्ह खूब अच्छी तरह से समझ लो, सवाल लगा करके। ठीक, तो आज का पाठ यहीं खत्म होता है। बस आगे का पाठ कल होगा।